आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज के सोशल मीडिया के दौर में मुगल साम्राज्य की कहानियां अक्सर दो बिल्कुल अलग अलग सिरों पर बटी हुई नजर आती हैं। एक तरफ उन्हें पूरी तरह से विलन बना दिया जाता है और दूसरी तरफ एकदम हीरो। लेकिन आज हम इन बने बनाए नैरेटिव से थोड़ा बाहर निकलेंगे। बाबरनामा जैसे जो हमारे प्राइमरी ऐतिहासिक स्रोत हैं, उनका इस्तेमाल करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर असल सच्चाई क्या थी। अब सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है, क्या ये मशहूर मुगल बादशाह सिर्फ धार्मिक कट्टरपंथी थे या फिर बहुत ही शातिर और व्यवहारिक राजनीतिक खिलाड़ी? आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य फोकस यही है कि कैसे हम आज के दौर के मिथकों को इतिहास की ठोस वास्तविकताओं से अलग कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, आखिर कैसे एक 12 साल का अनाथ और निर्वासित बच्चा एक ऐसे साम्राज्य का संस्थापक बन जाता है जो पूरे 200 सालों तक राज करता है? सोचिए जरा। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक फैक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की सर्वाइवल स्टोरी है जिसने बार बार अपना सब कुछ खोया लेकिन फिर भी असंभव को मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन हार और ठोकरों ने ही भविष्य के एक विशाल साम्राज्य का रास्ता तैयार किया। शुरुआत करते हैं साम्राज्य के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। आज के समय में एक बहुत ही आम धारणा ये है कि बाबर ने भारत पर हमला सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए किया था, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। जरा पानीपत की उस ऐतिहासिक लड़ाई को देखिए। वहां बाबर की केवल 13,000 की सेना का मुकाबला इब्राहिम लोधी की 1 लाख सैनिकों वाली विशाल सेना से था। और दिलचस्प बात यह है कि इब्राहिम लोधी खुद एक मुस्लिम शासक था। बाबर ने अपनी एडवांस तोपों के दम पर वो जंग जीती थी। तो साफ है कि ये लड़ाई क्षेत्रीय विस्तार और सत्ता के लिए थी, ना कि धर्म के लिए। एक और बहुत बड़ा आधुनिक मिथक है जिसे हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज सीधे तौर पर खारिज कर देते हैं। वो है बाबरी मस्जिद का निर्माण। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार इसे बाबर ने नहीं बल्कि उसके एक सेनापति मीर बाकी ने बनवाया था। और तो और इतिहास में ऐसा कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है जो ये साबित कर सके कि बाबर कभी अयोध्या गया भी था। साल 1483 फरगना घाटी, यहीं जन्म हुआ था बाबर का। और महज 12 साल की उम्र में अनाथ होने के बाद उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ तो उनकी शारीरिक ताकत के किस्से मशहूर थे। कहा जाता है कि वो इतने ताकतवर थे कि 2 लोगों को अपने कंधों पर उठाकर ढलान पर दौड़ सकते थे। उन्होंने तो गंगा नदी को भी 2 बार तैरकर पार किया था। लेकिन दूसरी तरफ उनकी राजनीतिक जमीन बिल्कुल खिसकी हुई थी। कम उम्र में गद्दी तो मिली, लेकिन जल्द ही पुश्तैनी राज्य फरगना हाथ से निकल गया। जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था समरकंद जीतना। वो जीता भी, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे भी गंवा दिया। यानी शारीरिक रूप से एक बाहुबली, लेकिन राजनीतिक तौर पर मुट्ठी भर वफादारों के साथ दर दर भटकता एक बेघर राजकुमार। पर कहते हैं ना कि हार इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। लगातार मिल रही असफलताओं ने बाबर को एक बेहद चतुर और प्रैक्टिकल रणनीतिकार बना दिया था। इस बात का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब 1504 में उन्होंने हिंदू कुश की जमा देने वाली चोटियों को पार करके काबुल पर कब्जा जमा लिया। और असली कूटनीति तो तब दिखी जब उन्होंने ताकतवर सफवी शासक शाह इस्माइल प्रथम के साथ गठबंधन किया। पता है उन्होंने क्या किया? सैन्य मदद पाने के लिए बाबर ने एक पक्के राजनेता की तरह शिया मुसलमानों वाले कपड़े पहनना शुरू कर दिया और शाह के नाम के सिक्के भी ढलवाए। लेकिन जैसे ही वो ताकतवर हुए और समरकंद वापस मिला, उन्होंने शाह की मदद लेनी बंद कर दी। यह साफ दिखाता है कि बाहरी दिखावा या धार्मिक पहचान उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने सैन्य और राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने का एक मोहरा भर था। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, पानीपत का प्रथम युद्ध। मध्य एशिया में जब बार बार निराशा हाथ लगी तो बाबर ने अपनी नजरें घुमाई भारत की तरफ। उस वक्त भारत में सुल्तान इब्राहिम लोदी का शासन था और दिल्ली सल्तनत भारी आंतरिक कलह और अराजकता से जूझ रही थी। एक तैमूर वंशी होने के नाते बाबर को लगता था कि दिल्ली की गद्दी पर उनका पैदाइशी हक है। और फिर तारीख आई 21 अप्रैल 1526। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये भारतीय इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट है जिसने आने वाली कई सदियों का रुख मोड़ दिया। पानीपत के मैदान में एक तरफ थी इब्राहिम लोदी की विशाल सेना और दूसरी तरफ बाबर की बहुत छोटी सी फौज। अगर सिर्फ गणित के हिसाब से देखें तो बाबर की हार पक्की थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जंग सिर्फ सैनिकों की तादाद से नहीं जीती जाती। इतनी बड़ी सेना को धूल चटाने के पीछे बाबर की एक बहुत ही कमाल की मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी, जिसे तुलुगमा कहते हैं।
ये उज़्बेकों से सीखी गई एक ऐसी युद्ध प्रणाली थी जिसमें सेना को कई छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया जाता है और फिर दुश्मन को पीछे और साइड से पूरी तरह घेर लिया जाता है। इसके साथ ही बाबर ने एक और ट्रम्प कार्ड खेला, बारूदी तोपखाने और अपने दो सबसे बेहतरीन निशानेबाजों का इस्तेमाल। इब्राहिम लोदी की सेना के पास इस एडवांस तकनीक और इतनी चालाक घेराबंदी का कोई तोड़ नहीं था। मतलब एक विशाल सेना को सुपीरियर टेक्नोलॉजी और गजब की रणनीति से कैसे हराया जाता है, पानीपत का युद्ध इसका एक क्लासिक उदाहरण है। अब बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर, जो था राजपूतों के साथ हुआ महासंग्राम। देखिए, पानीपत जीतना तो बस एक ट्रेलर था। भारत में असली जड़ें जमाने के लिए बाबर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी, और वो थी राणा सांगा के नेतृत्व वाली अत्यंत शक्तिशाली और संगठित राजपूत सेना। बात हो रही है 1527 के खानवा युद्ध की। जरा स्थिति की कल्पना कीजिए। बाबर की लगभग 20,000 की सेना के सामने राणा सांगा, हसन खान मेवाती और महमूद लोदी जैसे दिग्गजों की एक विशाल संयुक्त सेना खड़ी थी। बाबर के सैनिकों का मनोबल बिल्कुल रसातल में जा चुका था। ऐसे में बाबर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति। अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए उन्होंने बड़े नाटकीय ढंग से शराब के बर्तन तोड़ दिए और हमेशा के लिए शराब पर बैन लगा दिया। यही नहीं, मुसलमानों से लिया जाने वाला तमगा व्यापार कर खत्म कर दिया और इस युद्ध को जिहाद का नाम दे दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोई धार्मिक कट्टरता नहीं थी, बल्कि एक हताश कमांडर का अपनी सेना में जान फूंकने का एक चतुर राजनीतिक पैंतरा था। और इसका असर भी हुआ। इस भीषण युद्ध में राणा सांगा घायल हुए और एक बार फिर पानीपत वाली रणनीति का इस्तेमाल करके बाबर ने ये बाजी भी मार ली। अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, सत्ता का एकीकरण। अब जरा इस सिलसिले को देखिए और समझिए कि बाबर ने कितनी तेजी से काम किया। 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा। सिर्फ 4 साल और लगातार 4 महायुद्ध। ये कोई रूटीन मिलिट्री कैंपेन नहीं था। ये एक अविश्वसनीय स्पीड से अपने नए नवेले साम्राज्य की सीमाओं को सील करने की एक बेहद आक्रामक कोशिश थी। इन बैक टू बैक लड़ाइयों ने दिल्ली की सत्ता पर बाबर की पकड़ को लोहे जैसा मजबूत कर दिया। इसमें चंदेरी और घाघरा की लड़ाइयां असल में अंतिम प्रहार की तरह थीं। चंदेरी में राजपूत शासक मेदिनी राय के खिलाफ बाबर ने अपने तोपखाने का ऐसा कहर बरपाया कि महज 1 घंटे के अंदर किले पर कब्जा कर लिया। हालांकि राजपूती वीरांगनाओं ने जौहर किया और युद्ध बेहद भयंकर था। फिर ठीक 1 साल बाद घाघरा नदी के किनारे बाबर ने महमूद लोदी और बंगाल के नुसरत शाह की संयुक्त अफगान सेनाओं को जल और थल दोनों जगह मात देकर अपनी आखिरी बड़ी चुनौती भी खत्म कर दी। इन जीतों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सिर्फ जीतना काफी नहीं होता, उस जीत को कायम रखने के लिए आपको लगातार आक्रामक और दृढ़ रहना पड़ता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, बाबर की विरासत। जिंदगी भर युद्ध और निर्वासन का जो तनाव था, उसने आखिर अपना असर दिखा ही दिया। 1530 आते आते भारत का यह नया बादशाह शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। इन जीतों की व्यक्तिगत कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी थी, लेकिन जो साम्राज्य वो पीछे छोड़ रहे थे वो इतिहास में अमर होने वाला था। ऐतिहासिक दस्तावेजों में उनके अंतिम दिनों का एक बहुत ही भावुक और थोड़ा रहस्यमयी किस्सा मिलता है। कहते हैं कि 1530 में जब उनका सबसे बड़ा बेटा हुमायूं बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और बचने की कोई उम्मीद नहीं बची, तब बाबर ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वो हुमायूं की बीमारी खुद ले लें और उसके बदले बेटे को जीवन दान मिल जाए। और लोक कथाएं बताती हैं कि वाकई इसके बाद हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर की तबीयत बिगड़ती चली गई। उसी साल करीब 47 साल की उम्र में इस विशाल मुगल साम्राज्य के संस्थापक ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पहले उन्हें आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में उनकी ही इच्छा के मुताबिक उनके अवशेषों को काबुल के बागे बाबर में ले जाया गया। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इस निर्वासित राजकुमार की असली लेगेसी क्या थी। बाबर ने जो नींव रखी, उस पर आने वाली कई पीढ़ियों ने एक विशाल इमारत खड़ी की। हुमायूं का संघर्ष, अकबर का वो महान विस्तार, जहांगीर का शासन, शाहजहां की बेमिसाल वास्तुकला और औरंगजेब का दौर। ये कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी। ये एक ऐसा वंश था जिसने पूरे 231 सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। और इस दौरान उन्होंने यहाँ के इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला को इतने गहरे तक प्रभावित किया जिसकी छाप आज भी मौजूद है। तो इस पूरी कहानी के अंत में हमारे सामने ये बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। एक निर्वासित राजकुमार की लगातार जिंदा रहने की, सर्वाइव करने की उस जबरदस्त जिद ने एक पूरे उपमहाद्वीप की नियति को कैसे आकार दे दिया।
फरगना की उन वादियों से लेकर पानीपत के मैदानों तक का ये सफ़र सिर्फ तलवारों और तोपों की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस अदम्य इच्छा शक्ति की जो बार बार उजड़ने के बाद भी कभी हार नहीं मानती। बाबर के इस सफ़र से एक बात साफ है कि कैसे सिर्फ अपना वजूद बचाने की एक इंसान की जद्दोजहद ने इतिहास की सबसे बड़ी लहरों में से एक को जन्म दे दिया। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं संपन्न होती है।